एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के मैराथन क्वेश्चंस को। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे सबसे पहले चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग? द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद अ लॉजिकल लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना, कोई एक आंसर पे नहीं रहना है, आप बहुत सारी दिशाओं में सोच सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव ला सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग? देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जब हमने बात की मतलब हम अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब हम एक ही डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करते हैं, या जो बुक का आंसर है हम उसी पर जाने की कोशिश करेंगे, तो सिंगल आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है कन्वर्जेंट टेस्ट या कन्वर्जेंट थिंकिंग को नहीं दिखा रहा है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैथ्स क्विजेस। तो देखो, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ट्रू फॉल्स, मैथ्स क्विजेस में आपके पास सिंगल आंसर ही आएगा, तो ये सब कन्वर्जेंट थिंकिंग को शो कर रहे हैं। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, ओपन एंडेड मतलब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दी जाए, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, तो उसके बहुत सारे समाधान निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आपको बहुत आंसर मिलेंगे, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को दिखाता है, ना कि कन्वर्जेंट को। तो आंसर सही होगा बी। क्वेश्चन 3, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट डैश थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव या लेटेंट। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि सिंगल आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन? तो इनमें से कौन सा मोटिवेशन का मेथड नहीं है, सही मेथड नहीं? यूज ऑफ पनिशमेंट, अवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिवनेस, या प्रेज और अब्यूज। तो यूज ऑफ पनिशमेंट, वैसे भी बच्चों को पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है, दंड नहीं देना, ये ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर, ये मोटिवेशन का सही तरीका नहीं है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? परसीवरेंस, इमोशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट। तो ये है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन ही है, ये किसी काम को शुरू करने, जारी रखने और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में जो एक आपका एक आंतरिक बल जो काम कर रहा है, वो आपका क्या है? मोटिवेशन। फिर देखिए, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है, क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह प्रेरणा का उदाहरण, किस तरह की प्रेरणा है? एक्सट्रिंसिक, फियर बेस्ड, पावर बेस्ड, इंट्रिंसिक। देखो, जब हमारा जो केंद्र है जहां से हमें मोटिवेशन फील हो रहा है, वो इंसान के अंदर होता है, ठीक है, यानी मुझे खुशी मिल रही है किसी काम को करने में, तो ये क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और अगर मैं बाहर से मिलने वाले किसी रिवॉर्ड के लिए काम करती, तो ये एक्सट्रिंसिक या बाह्य अभिप्रेरणा होता। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के निम्न कार्य हैं। यह कार्य को प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं के एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं, उपयुक्त सभी। तो ये सभी है, मैंने अभी अभी आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मैथमेटिकल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक। तो अभी अभी मैंने बताया, बाहर से अगर मैं किसी रिवॉर्ड के लिए काम करूंगी तो ये एक्सट्रिंसिक या बाह्य अभिप्रेरणा होगा। किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है? एक्वायर्ड मोटिवेशनल नीड्स, बायोलॉजिकल मोटिवेशनल नीड्स, आर्टिफिशियल मोटिवेशनल नीड्स, सोशल मोटिवेशनल नीड्स। तो इसका सही आंसर है जन्मजात प्रेरक या फिर बायोलॉजिकल मोटिवेशनल नीड्स, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नीड्स में आपके क्या आ जाते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये नीड्स आप अपनी पूरी नहीं करोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, तो इनका पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से जो बालक को विप्रेरित नहीं करता वह इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, रिवॉर्ड, कॉम्पिटिशन। तो ऑब्वियसली डिसइंटरेस्ट ही होगा यहाँ पर। अगर किसी में अरुचि है तो ऑब्वियसली आप उस काम की तरफ मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। क्वेश्चन 11, इफ अ टीचर विशेस टू एनहांस द क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, ही और शी शुड फोकस मोर ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो जगानी है, तो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर बढ़ना चाहिए। और इसमें अगर पर्टिकुलर आपसे मेथड भी पूछ ले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड आता है। ठीक है, brainstorming method of teaching. What is motivation? A need or desire that energizes and directs behavior, tendency to respond to a new problem situation in the manner used for a previous one, ability to deal effectively with novel situation, it refer to unique set of individual thought. तो motivation क्या है? फर्स्ट वाला इसका आंसर है, एक नीड या डिजायर है जो हमें इस तरह की ऊर्जा देती है जिससे हमारा व्यवहार जो है निश्चित लक्ष्य की ओर ही आपका डायरेक्ट होता है। तो ये आपका मोटिवेशन होता है। तो ये थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस।
चलिए गाइस बात करते हैं एरिया एंड पेरीमीटर की। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल और इस सवाल में क्या दिया है, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 टाइम्स इट्स लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 160 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ऑप्शंस भी आपके पास है, तो जैसा ये बोल रहा है वैसा कर देते हैं। ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे जो विड्थ है यानी लेंथ x है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ x। ठीक, आई होप साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये 2/3 है और ये x है, गॉट इट। और ये आपका है 2/3। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, पेरीमीटर 160 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ l कितना है भाई x, और ये कितना है 2/3 ऑफ x। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पेरीमीटर आपको 160 दिया है, इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये यहाँ पे 80 हो जाएगा, और ये 80 इज इक्वल्स टू x प्लस 2/3x, कितना हो जाएगा 5x/3। 16 पंजे 80, तो 16 3 48, तो x आ गया 48। ठीक, 5x/3 था, हाँ, तो ये आपका बन गया कितना 16 3 48, x कितना आ गया 48, तो ये 2/3 ऑफ 48 कितना हो जाएगा 16 3 48, तो 16 दूनी 32। दोनों को गुणा करना है, दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करके आपको आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम आर 7.5 एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, देयर इज अ यूनिफॉर्म 2 मीटर वाइड वरांडा ऑल अराउंड द रूम, फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा। तो देखिए ये आपका फ्लोर है, डायमेंशन क्या है भाई 7.5 टाइम्स 6। अब इसके चारों ओर एक बरांडा बना हुआ है इस तरह से, और ये यूनिफॉर्म है, मतलब हर तरफ से 2 मीटर चौड़ा है, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर, और यहां से भी 2 मीटर। तो अगर मैं ये जो ग्रीन वाली लाइन आप यहां पे देख रहे हैं, इसका डायमेंशन निकालूं तो क्या बनेगा, 7.5 में 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 इस साइड है 2 इस साइड है, तो 11.5, और 6 2 8 2 10, ये 10 हो जाएगा। अब इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इसमें से आप जो अंदर स्काई ब्लू दिख रहा है ना लाइन, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस कर दो, तो 11.5 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा 115, माइनस ये 6 पंजे 30, हासिल लगो 3, 6 सत्ते 42 3 45, तो 45.0, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70, तो 70 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ गया बरांडा का, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको यही एरिया पूछा है तो आपने निकाल दिया, जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूं ना यही वाला एरिया उसने पूछा है, तो भाई 70 कहां पे, ऑप्शन डी में इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6050, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपका ये स्क्वायर है, इसका लेंथ x है, तो इसका डायगोनल कितना होगा x√2। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। तो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2, पहले कर लो हाथ यार, 6050 है, 300, सॉरी 3025, गॉट इट। फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 5 से देते हैं, एक सेकेंड, 5 से देते हैं, 5 31, फिर 25 में नहीं जाएगा, 5 पंजे 25, यानी 25 में नहीं जा रहा, सॉरी 2 में नहीं जाएगा 5 का, तो इससे 25 को एक साथ देना पड़ेगा, तो एक साथ जब लेंगे तो उससे पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, आप लोग ये गलती मत करना। तो ये फिर से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अभी जाएगा फिर 11 से, फिर एक और आपका 11 नीचे आ जाएगा, तो कितना बना भाई, रूट में रखेंगे इसको, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11, तो एक 11 बाहर एक 5 बाहर और अंदर √2, तो ये तो निकला भाई क्या डायमेंशन किसका, स्क्वायर का। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणा 5 इंटू ये √2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे √2 और करेंगे, क्योंकि अगर x किसी स्क्वायर का डायमेंशन है तो उसका डायगोनल कितना होगा x√2, तो 11 पंजे 55, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 55 दूना 110, सो 110 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनल लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 6 मीटर। भाई ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ दिया, अभी सिंपल सा बताया था मैंने आपको, अगर x साइड है तो x√2 क्या होगा डायगोनल होगा, तो 6 साइड है तो 6
रूट टू क्या होगा, डायगोनल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 6 मीटर एंड द हाइपोटेन्यूज 6.5। तो भाई हाइपोटेन्यूज 6.5 है और ये है आपका 6। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 2.5 मिलेगा। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम यूज कीजिएगा यहाँ पे, यानी 6.5 का स्क्वायर, इसको x मान लीजिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे इसका, देन यू विल गेट 2.5। ये आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप कैलकुलेशन करेंगे उससे आंसर निकल आएगा, सो नो नीड टू वरी। तो 2.5, उसके बाद एरिया आपको निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6 और ये 2.5, तो 2 3 6, 25 3 75 7.5, 7.5 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड आर 130 एंड 140। तो एडजेसेंट साइड आपको 130 140 दिए, तो ये आपका आ गया 140 और ये 130 आप ले लो, और डायगोनल आपको कितना दिया है, डायगोनल इज 150। तो ये आपका कितना आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा भाई, L इंटू एच, या आप कह सकते हैं L मत कीजिए, B बोलिए, B इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमको ये हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे। इससे पहले एक काम करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि ये डायमेंशन मालूम है, ये डायमेंशन मालूम है और ये 150 मालूम है। तो भाई 15 13 14 जोड़ो इनको, 5 3 8 4 11, सॉरी 5 3 8 8 4 12, असल वही 1 2 3 4 420, क्योंकि 0 0 0 भी यहाँ पे है। इसको अच्छा हीरोन्स फार्मूला मालूम होगा आपको, एक ऐसा होता है इसमें सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया होता है रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये कितना आ गया इसका हाफ, 210, और 210 में से 150 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, इसको माइनस करेंगे 140 को तो 70 आएगा, और 130 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। अंदर देखो 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो भाई 4 के 2 जीरो बाहर, यानी 100 तो बाहर आ गया। अब 21 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 8 बचा। ठीक, देखो 7 3 21, 3 दूना 6 और ये 8, तो अच्छा 7 3 21, 3 दूना 6 और 7 तो मैं लिखना भूल गया, 7 यहाँ लिख लो। तो एक 7 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, और 8 दूनी 16 यानी कि 4 बाहर निकलेगा। ठीक, तो कितना आ गया भाई, ये 4 3 12, 12 से 84, 84 100। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। लेकिन हमको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कहां से भी निकाल सकते हैं, अगर हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये भी पता हो। तो बेस तो हम लेके चल रहे हैं 140, हाइट मालूम नहीं है, निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8400। ठीक, तो 4 0 से 0 कटा, 14 छिंग 84, 60 ही आया। तो हाइट कितनी आ गई भाई, 60 दूनी 120, 120 आपकी क्या निकल के आ गई, हाइट निकल के आ गई। तो लेंथ इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ, सॉरी विड्थ इंटू बेस इंटू हाइट। किसका फॉर्मूला है ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 120 गुणा बेस कितना लिया हमने, 140, 2 जीरो आ गए, 12 चक्को 48, हासिल लगभग 4, 12 कम 12, 12 4 16, 16800, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर 24 है, यानी कि सब 8 8 और ये 8 हो जाएंगे। ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 4 4 हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर, ये हाइट निकालनी है, तो हाइट का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो h बराबर रूट ऑफ 48, यानी कि 16 रूट 2, सॉरी 4 रूट 2, 16 3 48 होता है ना। तो 16 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे, 16 का रूट 4 बाहर और रूट के अंदर 3 आपका रहेगा, रूट के अंदर 3 रहेगा नॉट 2, ऐसे समझ लो। 16 गुणा 3 तो 4 रूट
3, ठीक है, तो ये 3 रहेगा। तो 4√3 कहाँ पे भाई? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 156। तो चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है रोम्बस में, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12, 4 9 36, 39 की भुजा आ गई, यानी ऐसे कुछ। और आपको मालूम है डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री से। 39 39 39 39, एक डायगोनल 72 है, तो मान लो ये वाला 72 है, तो ये 36 हो जाएगा, 36 36, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप इसको निकालोगे, तो 39 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर, तो ये रूट के अंदर आएगा 225, तो ये आ जाएगा 15। तो ये कितना निकल के आ गया भाई? 15 निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अच्छा, ये डायगोनल, इसका लेंथ कितना हो जाएगा डायगोनल का? 30, ठीक। बोला क्या है? देन फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द अदर डायगोनल। सॉरी, गड़बड़ हो गया यहाँ पे लिखने में, लैंग्वेज का इशू आ गया। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड फाइंड एरिया आल्सो। ही इज सेइंग समथिंग लाइक दैट। सो नो नीड टू वरी, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे जो डायगोनल का लेंथ है वो 30 आ गया। अब बात करते हैं एरिया की, तो हाफ इंटू d1 d2, फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ रोम्बस। तो हाफ इंटू, एक है भाई कितना? 36, यानी सॉरी 72 है, और एक है 15 का डबल 30, इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो ये आपका 36 गुना 72, तो 36 इंटू 30 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 से 9 1 10, सो 1080 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में सारे डायमेंशन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? एरिया। तो 30 और 1080, यानी ऑप्शन ए ही क्या है आपका? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 15 16 एंड 17। तो आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे भाई, सबको जोड़ दो, 15 16 17, 6 5 11, 11 7 18, हासिल लगो 1 2 3 4। तो इसका आधा कितना आएगा भाई? क्योंकि एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो कितना आ गया? 24। तो अब यानी कि रूट के अंदर क्या आएगा? 24 इंटू 24 माइनस 15, 24 माइनस 17 करते हैं पहले, 4 3 7, फिर 6, फिर 5, अच्छा गड़बड़ होगी, 7, फिर ये आएगा 8, फिर आएगा ये 9, ठीक है। 17 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 16 माइनस करेंगे 24 में से तो 8 आएगा, और 15 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो भाई ये क्या बन रहा है? 8 3 24, 7, और ये 8 और ये 9, तो 2 8 है भाई, एक 8 बाहर निकलेगा, एक 9 का रूट 3 बाहर निकलेगा, 7 3 सिंगल सिंगल है, तो ये रूट के अंदर रहेंगे। तो 8 3 24, 24 रूट 21, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हीरोन्स फार्मूला यूज किया है, ठीक है। यानी ये तो उसका सेमी पेरीमीटर का फार्मूला है, यानी पेरीमीटर का आधा a प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? 3 साइड है ट्राइंगल के, उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड किया है, तो सेमी पेरीमीटर। और फार्मूला क्या है भाई? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और s माइनस सी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। तो ठीक है, विड्थ x है, तो लेंथ कितनी होगी? x प्लस 3। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल, यानी कि भाई x इंटू एक्स प्लस 3 ये एरिया हो गया, और पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, तो ये न्यूमेरिकली इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 6, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3 आएगा, यहाँ से माइनस 2 निकलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 3 निकल के आएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया कितना? अच्छा विड्थ ही पूछा ना आपसे, तो विड्थ कितनी आ गई? 3 निकल के आ गई, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base is x, whose base x is equal to the area of a square whose side is x। यानी ये बेस x है और ये स्क्वायर है जिसका साइड x है, दोनों के एरिया बराबर है, ठीक। तो हाफ इंटू एक्स, इसका हाइट हमको मालूम नहीं है, इसको x ले लेते हैं, बराबर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एरिया बराबर है,
पूछा क्या है, तो देन द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज, हाँ तो हाइट ही पूछ सकते हैं भाई वो, क्योंकि हाइट ही हम नहीं जाएंगे, मतलब हाइट ही हमको नहीं मालूम होगी, नहीं जाएंगे नहीं मतलब हाइट ही हमको नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे एक एक्स से एक्स काट लेंगे, तो ये आपका h/2 इज इक्वल टू कितना आएगा x, तो h कितना आ जाएगा 2x, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस, ओके ये तो कर लिया भाई। इफ द डायगोनल ऑफ a square is doubled, अगर ये x साइड है तो इसका डायगोनल कितना होगा √2, अगर इसको डबल कर दिया जाए यानी ट्वाइस ऑफ x √2, तो कितना हो जाएगा 2√2x, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, तो अब जो नया स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या आएगा, तो भाई ये नए स्क्वायर का जो डायगोनल है ये आ गया 2√2x, अब इसकी साइड कैसे निकलेगी, तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर साइड x है तो डायगोनल कितना होगा x√2, और अगर आपको डायगोनल पता है तो साइड कितनी होगी भाई √2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 2√2x डिवाइड बाय √2, तो ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया साइड 2x, तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा भाई 4x स्क्वायर, साइड 2x है तो एरिया कितना निकल के आएगा साइड का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, यानी पहले वाले का एरिया कितना था x स्क्वायर, अब नए वाले का कितना आ गया 4x स्क्वायर, तो 4 टाइम्स बढ़ गया पहले का 4 गुना, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द लेंथ ऑफ अ साइड AB BC CD and DA are 20 13 17 10, यानी कुछ ऐसा समझ लो, ये ट्रेपेजियम बना दिया, आप कुछ भी रैंडम बना दो यार, ऐसे बना लो, तो ए कितना दिया भाई ABCD कर लेते हैं, CD, AB कितना है, AB है 20, छोटा बड़ा डायग्राम में मत देखना, आप नॉर्मली बनाना ठीक है अपने हिसाब से, मेरा उसमें 20 है लेकिन डायमेंशन छोटी है, तो नो नीड टू वरी, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है, तो ये रफली बनाया हुआ है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि करना क्या है, तो ये 20 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 10 है, ठीक है, और आपको दिया है एक डायगोनल भी, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज 21, AC का लेंथ, तो ये 21 है। अब गौर से देखो, आपको इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है, तो भाई यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लगाओ और एक नीचे वाले में हीरोन्स फार्मूला लगाओ, तीनों साइड आपको ट्राइंगल की पता है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ABC में तीनों डायमेंशन पता है और ADC में तीनों डायमेंशन पता है, तो इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, तो इन दोनों एरिया को जोड़ देना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आएगा, कौन सा क्वेश्चन है 13, 210 मीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 210 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट हुज एरिया इज 154 मीटर स्क्वायर, तो भाई पेरीमीटर निकालना है इसका, तो एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर 2/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 2 से काटेंगे 11 और ये आएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 11 सत्ते 77, तो r बट्टे 7 बराबर 7, तो r बराबर सॉरी आर स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर कितना आ गया 7। पेरीमीटर निकालना है भाई, यानी कि सर्कमफेरेंस 2 पाई r 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 7 कैंसिल, तो 22 होना 44, तो पेरीमीटर कितना आ गया 44 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1, 9:1, तो ये 9:1 आ रहा है, ये एरिया है, एरिया मतलब ये A1 स्क्वायर और ये A2 स्क्वायर, तो A1 ओवर A2 कितना निकलेगा भाई रूट ऑफ दिस, तो 3:1। अब पेरीमीटर निकालना है P1 ओवर P2, ठीक है, तो 4A1 ओवर 4A2, 4 से 4 कैंसिल, तो A1 ओवर A2 आपका आंसर आएगा, यानी ये कितना है आपका 3:1, 3:1 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपको कम से कम डाउट होंगे ही नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आइए बात करते हैं वाटर एंड मिरर इमेज की। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन है, तो ये रहा आपका पहला सवाल, चूज अ अल्टरनेटिव व्हिच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो भाई इसका मिरर इमेज आपको चाहिए, तो यहाँ पे लगा दिया मिरर। ठीक, तो ए वापस से आपको ए दिखेगा, ई कुछ इस तरीके का दिखेगा, आर कुछ ऐसा दिखेगा। 3 से काम चलेगा? ठीक है, ए ई आर, ये भी अच्छा, ये दोनों सेम से लग रहे हैं। उसके बाद एल, ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये आई एल दिखाया और यहाँ पे एल। ठीक है, एल के बाद ए, तो आप इन्हीं 5 लेटर से आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। ये दो तो होंगे नहीं क्योंकि आपका मिरर इमेज वाला फील दे रहे हैं, और ये तो अलग ही है। अच्छा सॉरी, पहला वाला तो सीधा है, अच्छा पहला सेकंड नहीं है। और हाँ, ये आपका कौन सा फील दे रहा है, आपका वाटर इमेज वाला फील दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो डी और ए में कुछ सिमिलरिटी मिली थी, ए ई आर और ए ई आर सेम है। उसके बाद एल ए होना चाहिए, बट यहाँ पे एल आई है, तो दैट्स वाई डी इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द ऑल्टरनेटिव, यानी कि आपको फिर से इसमें क्या देना है, मिरर इमेज देना है। तो मिरर इमेज है तो दिखेगा भाई ऐसा ही, ठीक है, ये तो ऐसा ही दिखेगा। अब पी उल्टे दिखेंगे ऐसे, तो ये किस में दिख रहा है, ये आपका सीधा है, सीधा ये तो नहीं है। ये ऊपर बड़े हैं, मतलब ऊपर बहुत सारे भी हैं, ऐसा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये पी उल्टे उल्टे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा क्लोजली देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और इसमें बताना है आपको क्या, वाटर इमेज। तो भाई वाटर इमेज आपको बताना है। अच्छा, वाटर इमेज है आपका, तो ध्यान रखेंगे आप नीचे को बनाएंगे, तो ये जी है, तो जी कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक, यानी यहाँ पे जी थोड़ा अलग है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे, जी इस तरह से बन रहा है, सब में जी सेम है। आर जाएगा आपका ऐसा, तो आर ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें गलत है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। अभी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फिर 9 ऐसा आएगा, तो इसमें ठीक है पहले वाले में, दूसरे में गलत, यानी बी ऑप्शन नहीं हो सकता, और बाकी अभी ठीक है। ठीक, उसके बाद 8 सब में सेम रहेगा, फिर ए जाएगा इसमें ऐसे, तो ए पहले में ठीक है, दूसरा तो कट ही चुका है, तीसरे में ठीक है, तो डी, यहाँ पे डी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन कट गए, सिर्फ ए बचे। ठीक है, तो ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, यानी कि मिरर इमेज। तो भाई ये एस, इसमें ठीक है, ये तो गड़बड़ है, ये ठीक है, ठीक है, बाकी और चेक करते हैं। एल यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ये डी ऑप्शन कट हो गया, फिर ए एज इट इज रहेगा, टी एज इट इज रहेगा, और ई ऐसा आएगा, एस एल ए टी, ये ई गड़बड़, तो ये कट, तो 3 ऑप्शन कट, तो यही क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन द वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द वर्ड, राइट ऑफ द वर्ड, तो राइट में रखना है इसको, यहाँ पे रखना है। ठीक है, राइट ऑफ द वर्ड, तो राइट में रखेंगे, इसके बाद बनाएंगे, तो ये एल ऐसा बनेगा, ए ऐसा बनेगा, सी ऐसा बनेगा, एल ए सी ऐसा चेक कर लो, इसमें नहीं है, इसमें है, एल ए सी ये सही है, एल ए सी भी ठीक है। उसके बाद आई पी ऐसा, आई पी ऐसा, आई पी ऐसा, आई पी ऐसा, बिल्कुल ठीक है भी। उसके बाद ओ, फिर आर ऐसा, ओ और आर ठीक है, ओ और आर ठीक है, ओ और आर यहाँ भी ठीक है, तो भाई पुराना आना पड़ेगा, टी और बी। उसके बाद चेक करो टी और बी, टी और बी, टी और बी, ठीक है, ये भी सही है भाई। उसके बाद यू, और उसके बाद आपका एस, तो एस ऐसा बनेगा, तो एस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे भी ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ पे भाई, अच्छा ओके, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि ए ऊपर को बन रहा है इसमें, ये देखो ए गड़बड़ है, ये मैं चेक करना भूल गया पहले,
तो ये कट हो गया। अब इसमें चेक करना है कि ये दोनों सेम है। जे ये ए सी, अच्छा ओके, यहाँ पे गड़बड़ मिल गई, ये सी सीधा बना हुआ है जबकि सी ऐसा बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी कट हो गया और बी भी कट हो गया, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आराम से करें। इस आराम से करने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा आराम से करना है और आप 1-2 मिनट आराम से ले रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। और आपको लग रहा है कि ऐसे छाटने में टाइम लगेगा, तो नॉर्मली अपना पहले आंसर लिख लीजिए, फिर उससे मैच कराइए एक एक लेटर को, तब भी आपको आंसर को करने में मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लगेंगे। और ये एक क्वेश्चन को करने का ठीक ठाक टाइम है, सो नो नीड टू वरी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने कर लिया है, ठीक। चलो, इन द गिवन फिगर द पेंटागन इज रोटेटेड 270 डिग्री। इसको 270 डिग्री रोटेट करेंगे, तो देखो एक बार रोटेट करेंगे, मतलब कहाँ को रोटेट करना है इसको, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में। तो एक बार रोटेट करेंगे तो ये चोच यहाँ पे आएगी, फिर एक और बार रोटेट मतलब 90 डिग्री रोटेट किया तो चोच कहाँ पे आ गई, ईस्ट में आ गई। फिर एक और 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो चोच कहाँ पे आएगी, साउथ में आएगी। एक और बार 90 डिग्री रोटेट करेंगे तब 270 हो जाएगा, तो चोच यहाँ पे आएगी। तो चोच यहाँ पे देख, तो एक तो यहाँ पे दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में, और एक बी में दिख रहा है, तो ये दो तो आपके कट हो गए, ठीक। अब क्या बोला है उसने, एंड ट्राइंगल इज रोटेटेड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है यानी घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में ट्राइंगल। तो ये अगर रोटेट करेंगे इस साइड तो चोच यहाँ आएगी, एक बार रोटेट करेंगे चोच नीचे आएगी, एक और बार रोटेट करेंगे तो चोच यहाँ आएगी। तो ट्राइंगल ऐसा बनना चाहिए, तो ट्राइंगल ऐसा बनना चाहिए यानी ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। आई होप आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो इन द मिरर सॉरी, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, देन विच ऑफ द आंसर फिगर विल बी राइट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो यहाँ पे है तो मिरर, तो इसका मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक। बॉल यहाँ पे और ट्राइंगल ये ऐसा, और एक खड़े में ऐसा आना चाहिए, ठीक। ऐसा आना चाहिए। तो पहला वाला ट्राइंगल ही गलत है। अच्छा ये पहले लाइन देख लेते हैं, तो लाइन एक यहाँ पे ठीक आ रही है, ये गलत है और ये गलत है। अब इसमें ट्राइंगल का एक तो डिफरेंस देखो, ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए, देखो ये मैच कर रहा है ट्राइंगल। और इसमें जो डार्क है, डार्क कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ को रहेगा, और खुला ऊपर की तरफ को रहेगा। तो इसमें डार्क ठीक है नीचे और खुला ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे देखिए, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, नीचे है मिरर, अब तो ये बनाना है आपको, तो ये कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये पहले यार चेक कर लो इसमें ऐसा मार्क कहाँ पे है। तो इसमें नीचे जब आपका मिरर रहेगा तो ये नीचे को जाएगा लाइन, तो ये किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। अभी दोनों देख के बनाना है आपको। तो इसमें देखो, इसमें लाइन ऐसा जाएगा तो ये डायग्राम बिल्कुल नीचे की ओर आना चाहिए, और ट्राइंगल ऐसा है इसमें तो ये आएगा आपका नीचे की तरफ को, ये लाइन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड रेजिस्टेंस। तो ई, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ई के बाद सी, ठीक है, उसके बाद एन, एन दोनों में ठीक है, फिर ए, फिर ए, यहां पे आपका टी पहले है तो ये गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन कैरेक्टर। वाटर इमेज, तो एम ऐसा जाना चाहिए, ये दो कट हो गए, ठीक है। ओ टी नीचे, एस सेम, ई सेम, उसके बाद आपका आर आना चाहिए, तो आर नहीं है यहाँ पे, ए है, आर यहाँ पे उल्टा, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भी आसान था। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को देखिए, इसका क्या बनाना है, वाटर इमेज, वाटर इमेज।
तो देखिए ये चीज ऊपर को देख रहे हो कोने से बिल्कुल मिली हुई है, तो नीचे की ओर ये मिलनी चाहिए। तो नीचे की ओर कहाँ दिख रही है आपको ये? इसमें तो पूरा ही ऐसा है गड़बड़, इसमें नीचे की ओर अच्छा इसमें दिख रहा है लेकिन अपोजिट में। ओके ओके, तो ये नीचे इधर को आएगा, यहाँ पे खुला रहेगा, और इस साइड में ये नीचे को और ये खुला है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें पूरा खुला है, ये गड़बड़ है, इसमें नीचे की ओर को दोनों है, ये भी गड़बड़ है। तो इसका जो वाटर इमेज बनेगा, यानी इसको यहाँ पे आप लाइन बना दीजिए, नीचे इसका मिरर इमेज बना दीजिए, बात एक ही है। तो वही क्या बनेगा इसका वाटर इमेज। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला which of the below figure will have both its mirror image as well as the water image same as the original figure। यानी ये ऐसा देख रहे हो, ये आप ऐसा बनाओगे तो ये तो वाटर तो ठीक है इसका, सॉरी मिरर इमेज ठीक है, लेकिन वाटर इमेज ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सेम नहीं बन रहा है। वो ऐसा बोल रहा है कि फिगर ऐसा हो कि इसका वाटर और मिरर दोनों, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम हो, तो ये तो गड़बड़ है। इसमें चोच नीचे आएगी मिरर इमेज में, सॉरी वाटर इमेज में। मिरर इमेज में तो चोच ठीक है, लेकिन जब वाटर इमेज बनाओगे तो इसकी जो चोच है ये नीचे आ जाएगी, तो ये भी गड़बड़। अभी लग रहा होगा कि सही होगा क्योंकि स्क्वायर का तो वाटर और मिरर इमेज सेम बनेगा, लेकिन ये जो चोच है मिरर इमेज में सेम रहेगी, लेकिन वाटर इमेज में चोच नीचे आएगी और ये दो स्टार ऊपर की ओर रहेंगे, तो ये भी गड़बड़ है। हाँ, अभी हेक्सागन है, इसका मिरर और वाटर इमेज सेम रहेगा। अब जो स्टार है ये यूनिफॉर्म है, आप कितना भी घुमा लो हर जगह से आपको सिमेट्री देगा, तो इसका जो मिरर इमेज है वो भी सेम और जो वाटर इमेज है वो भी सेम। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका हेक्सागन है उसका वाटर और मिरर इमेज सेम, और जिसके अंदर फिगर है स्टार है वो भी क्या है सिमेट्री वाला है, तो कैसे भी घुमा लो लगना एक जैसा ही है। तो इसका वाटर और मिरर इमेज दोनों क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो ये भी आपका क्या है, सॉरी ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। अगला, इन द गिवन फिगर इफ द हेक्सागन इज रोटेटेड 90 डिग्री, तो हेक्सागन तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। अच्छा, हेक्सागन 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो, ओके। तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है भाई, रोटेट करते हो आप हेक्सागन, 2 2 4 2 6 90 डिग्री रोटेट करते हो, तो इसमें कोई खास अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये तो आपको आप रोटेट करोगे तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ खिसक जाएगी। 6 है तो आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये चोट आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट। लेकिन एक सेकेंड एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे इसने अलग तरीके से हेक्सागन बनाया है और यहाँ पे अलग तरीके से हेक्सागन बनाया है। 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी 3 एक जैसे हैं। 90 डिग्री रोटेट, ओ वेट, फर्क पड़ेगा भाई, फर्क पड़ेगा। ये कैसा हो जाएगा, ये चोच यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ये लाइन ऊपर आ जाएगी। तो देखो, ये देखो, तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये चोच यहां आ जाएगी ना, करेक्ट, तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये ऑप्शन कट कर दो और ये ऑप्शन कट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बिल्कुल इसको स्किप कर दिया, ये कहीं आपसे स्किप ना हो जाए, ठीक है। अब देखो, तो बी और डी में से कोई सही होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, हेक्सागन रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये चोच यहां आ जाएगी, फिगर बनना अभी भी ऐसी है, ठीक। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, तो आपका कटेगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कटेगा। उसके बाद देखो, पेंटागन इज रोटेट 270 डिग्री क्लॉकवाइज, पेंटागन को 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो पहले चोच है वो यहाँ आएगी 90 डिग्री, नीचे आएगी, फिर जाएगी आपका वेस्ट में। तो वो कहाँ पे जा रही है, वो जा रही है आपका डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राइंगल को क्या करना है, वाटर इमेज ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल ऊपर है तो वाटर इमेज कहाँ आएगा, नीचे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है भाई, एरो का रुख चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल था, इसमें कुछ है ही नहीं बड़ा, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान है भाई, ये कट, ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये कट और ये कट, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया।
तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते एस्पिरेंट, हम डीएलएड के लिए इंडियन हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू यहाँ पर करने वाले हैं। आप मेरे साथ साथ जो है आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा किसके आधिपत्य में था? तो देखिए, गोवा तो भारत की आजादी के भी बहुत समय तक एक दूसरे राष्ट्र के अंडर में था। वह कौन था? ब्रिटिश, डच, फ्रेंच या पुर्तगाली? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल वालों के अंडर में था। कब तक था? अगर आप कमेंट में बताना चाहो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को पता होगा, यूरोपियन के आगमन में आपने पढ़ा होगा, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? वह आपका पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा आया था, कालीकट में आया था, बीजापुर के सुल्तान से उन्होंने फिर आपका गोवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से नियंत्रण में कब लिया? देखिए, जब यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट पहला जो आपका था सन 1773 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत पहले आपका आ गई थी। किसके टाइम पीरियड पे आई थी? जहांगीर के टाइम पीरियड पे आई थी। कब आई थी? जहांगीर के टाइम पर। बनी कब थी? अकबर के टाइम पर। आपका जो है अकबर के टाइम पर बनी थी। भारत आई थी जहांगीर के टाइम पीरियड पे सन 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट बना। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 क्या है? 1858 से ये किसके पास चला जाता है? महारानी के पास चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड का जो है, सेकंड का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 18 मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857। सी क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है थर्ड का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इससे पहले वाले का भी सी आंसर सही था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4, 1921 में मोपला विद्रोह जो किससे रिलेटेड था? मोपला विद्रोह जो है वह आपका किसानों से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? किसानों से रिलेटेड था। वह कहां पर हुआ? वह आपका हुआ है किसमें? केरल में हुआ है। फोर्थ का जो है, फोर्थ का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। जिनको जो है हम आपका क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आधुनिक भारत का पिता, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विवेकानंद ने तो रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सारा कुछ, लेकिन इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा? 5th का जो है वो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 6 पे चलेंगे। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी वाले कौन थे? ओके, चार्ल्स वुड नहीं, मिल नहीं। इसके जो है वह आपका कौन है? मैकाले हैं। क्या है? मैकाले। जो फिल्ट्रेशन थ्योरी वाले हैं वह आपका कौन है? मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले कौन है? मैकाले। 6 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 7 पे चलेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कहता है? जलियांवाला बाग नरसंहार। ओके, तो जलियांवाला बाग नरसंहार आप सभी को पता होगा सन 1919, अमृतसर, डलहौजी, चैम्प्सफोर्ड, मिंटो या रिपन। ओके, इस समय कौन था? इस समय था चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलते। 8, गदर पार्टी विदेशों में जो भारत की क्रांति आपकी आई थी सन 1913, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं, गदर पार्टी के संस्थापकों में कौन है? लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 9, 1929 में लाहौर में, देखिए यहीं पर जो है 1929 में हमने पूर्ण स्वराज का वादा किया था। ओके, पूर्ण स्वराज का जो नारा लगा था वह 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में था, जिसकी अध्यक्षता जो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 26 जनवरी 1930, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस आपका मनाते हैं। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 10 पे चलेंगे। 6 अप्रैल 1930, ओके। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल के बीच में जो आपका चला था वह क्या था? गांधी जी का दांडी मार्च। क्या है? गांधी जी का दांडी मार्च है, जिसमें कुल मिला के कितने थे? 78 लोग गए थे। 3 इसमें से उत्तराखंड के थे। नमक कानून से रिलेटेड है, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए आंसर हो गया। 11 पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से शुरू हुआ है। अंग्रेजों ने भारत वालों को जबरदस्ती वहां पे लगा दिया। कांग्रेस की, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स मिशन आया है, उसका विरोध हो रहा है। पूरा घटनाक्रम आपको इस तरीके से याद करना है। तो 11 का जो है, 11 का सी आंसर जो है क्या? 11 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली, बहुत ही सिंपल है। दिल्ली चलो का नारा जो है वह किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला, यह भी इजी प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण का काम है वह किसके द्वारा किया गया? वह रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। 13 का जो है, 13 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला 14 देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो है वह आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी को भारत में लाने वाले, भारत भ्रमण की आपकी सलाह देने वाले कौन है? यही आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनका क्या है? सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो है वो आपके नरम दल के माने जाते हैं। तो 14 का जो है, 14 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलेंगे। 15 में 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अलग एग्जाम में ही पूछा गया है, लेकिन यहां पर जो इसका आंसर है वो आपका क्या है? इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। सिमिलरली उत्तराखंड के बारे में भी आता है। तो उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था? तो उत्तराखंड में जो कमिश्नर था उस समय रैमजे था। कौन था? रैमजे। लेकिन यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात की गई है, लॉर्ड कैनिंग है। 1858 में जो पहला वॉइसरॉय बना है वह भी आपका कौन है? वह भी आपका कौन है? वह भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न में चलते हैं। 16 को देखेंगे तो भाई मिलाओ। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए यह जो है सन 1920 से 1922 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो अब आप देखेंगे 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 कहीं पर दिख रहा है? 2, 3, 1, 4 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला 17, किस मुगल सम्राट में, अच्छा मैंने अभी तो बताया आपको, ये जहांगीर किसके काल में है? जहांगीर के टाइम पीरियड पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 का बी आंसर है। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता की WC बनर्जी। तो इसका जो है वो आपका क्या है? WC बनर्जी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है, 18 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसने करी? A.O. ह्यूम ने करी। किसने करी? A.O. ह्यूम ने करी। इसमें एक टॉपिक है, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो प्रेसिडेंट हैं और इनके जो अधिवेशन आपके हुए हैं, ओके, वो अधिवेशनों के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। वहां से बहुत बार प्रश्न आपका बन के आ जाता है। तो 19 का जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 20 पे चलेंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है?
AO ह्यूम के द्वारा की गई है। अगला 21, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो कौन है? वो आपका एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू जो है वह पहली भारतीय महिला है। कौन है? यह जो है पहली भारतीय महिला है, सरोजनी नायडू। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष जो है वह एनी बेसेंट है। 21 का जो है 21 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 22 ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सी। स्वराज पार्टी कब बनी है? सन 1923 में बनी है। कब बनी है? सन 1923 में। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन है? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज। अभी मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज लाहौर का अधिवेशन 1929। कब है? 1929। और लास्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है सन 1932। इसको क्या कहा जाता है? इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम्स में जो है वो आपका पूछा जाता है। तो 25 का जो है सी आंसर बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर हमने एस्पिरेंट जो है 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगर आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपको और बताऊंगा कि आपको जो है अगर पढ़ना है ना डीएलएड के लिए, डीएलएड आपको निकालना है ना, तो आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। 1% रेशियो है जो आपकी सीट्स हैं। अप्रोक्स पिछली बार जो है 60,000 स्टूडेंट ने भरा था और सीटें 650 ही हैं। ठीक है, चलिए मेहनत करिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।